नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। शेयर बाजार में एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओज आ रहे हैं। नाइका, फिनो पेमेंट्स बैंक, पीबी फिनटेक और एसजीएस एंटरप्राइजेस के बाद सोमवार यानी 8 नवंबर को दो और आईपीओ बाजार में दस्तक देने वाले हैं। सोमवार को पेटीएम का आईपीओ खुलने वाला है। यह देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। 18,300 करोड़ रुपए इसका इश्यू साइज है। इसके पहले साल 2010 में कोल इंडिया का आईपीओ आया था, जो कि 15,000 करोड़ रुपए का था। पेटीएम का आईपीओ 10 नवंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 2080 से 2150 रुपए रखा गया है। इसका लॉट साइज 6 शेयरों का है, यानी 12,900 रुपए मिनिमम आपको निवेश करना होगा। 8,300 करोड़ फ्रेश शेयर जारी होंगे और 10,000 करोड़ के ओएफएस होंगे। वहीं पेटीएम के बाद अगले दिन सफायर फूड्स इंडिया का आईपीओ 9 नवंबर को खुलेगा और 11 नवंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 1120 से 1180 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इशू के जरिए 1500 से 2000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। 12 शेयरों का लॉट साइज है, यानी कम से कम 12 शेयर खरीदने होंगे, बल्कि 12 के मल्टीपल में जरूर लिए जा सकते हैं। कंपनी की योजना इसे 22 नवंबर को लिस्ट कराने की है। यह कंपनी केएफसी, पिज्जा हट आउटलेट्स को ऑपरेट करती है। साल 2021 में अब तक 46 कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आ चुकी हैं। आईपीओ के जरिए इन कंपनियों ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बाजार से जुटाए हैं। दिवाली के दिन कल शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग हुई और बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। हिंदू संवत वर्ष 2078 की शुरुआत के मौके पर कल बाजार में 1 घंटे की स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग हुई, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेंसेक्स 296 अंक बढ़कर 60,000 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी भी 88 अंक बढ़कर 17,921 पर बंद हुआ। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती ने बाजारों को सहारा दिया। संवत 2077 में निफ्टी ने अब तक 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया। निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स में तेजी रही। ऑटो और पीएसयू बैंक शेयर 1.25% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। इसके अलावा एफएमसीजी, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। दिवाली बाली प्रतिपदा के अवसर पर आज भारतीय शेयर बाजार बंद रहे। बाजार में आईपीओ की बहार है। कई स्टार्टअप कंपनियां आईपीओ लेकर आ रही हैं। आईपीओ को लेकर एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि आईपीओ लाने वाली कंपनियां तो अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है। The latter should be the strategy, which means that these are good companies, these are great companies. Some of them will actually define the decade going ahead, but clearly the valuations are just astronomically high. I don't think they can be compared to DMart, because DMart was, as a business, was highly profitable. They had margins, they had strong cash flows, and they were growing. Versus that, these are companies which are just probably not yet profitable, and versus that, the valuations are really high. So my sense is that, or a more prudent strategy would be that keep your homework ready. These are great businesses, have the homework ready, and when they have a bad quarter, or the market goes through a phase of correction or something like that, or the markets are unkind to these freshly listed IPOs, then that might be a great time to kind of buy into them. Keep in mind, Nikunj, that Zomato, which did very well on listing, but if I were to kind of look at the day on the close, day 1 or day 2 of the listing, it probably closed at around 120. Versus that, it's at about 128, 130. So post-listing, the performance has not really been stellar for some of these digital giants. So my view is that right now, have a wait and watch approach. And if Mr. Market gives an opportunity during the course of the coming summer, easily kind of at that point of time, go out there and buy them. वहीं वैल्यू क्वेस्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रवि धर्मशी का कहना है कि फाइनेंशियल सेक्टर पर नजर रखनी चाहिए। This time around, hopefully the recovery will be led by capital goods as well as real estate cycle as well. So there is a lot of scope. So we are also very bullish on the financial sector, and within financials we are bullish on home finance category as well as the CV cycle. So I think financials is definitely one place where there is a lot of scope for expansion. Second place is in manufacturing capital goods, जहाँ पे the profit pool has shrunk over the last 10 years. जो profits ये company 10 साल पहले peak of the cycle में करती थी,
उसका ऑलमोस्ट 1/3 या 1/4 हो चुका है। सो यहाँ से जैसे मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पिकअप होगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगी और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, तो काफी हद तक इनके प्रॉफिट्स, मुनाफा में तेजी आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर पीरियड। शेयर बाजार में खरीद बेच के चक्कर में ना पड़कर लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देना चाहिए, यह कहना है बीएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान का। कल मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर हमारे सहयोगी शरद दुबे ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ जुड़े हैं एमडी और आपके सीईओ बीएसई के आशीष चौहान सर। सर बताएंगे सर, बहुत सारे केक कट चुके हैं ऑलरेडी और 60,000 में भी बहुत भारी केक कटा था, तो अगले साल अगले संवत तक कितने केक कट सकते हैं? अगले जो एक साल आने वाला है उसमें हो सकता है कि भारत की प्रगति और आगे बढ़े। पिछले एक साल में हमने देखा है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छा मार्केट्स बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक प्रगति हुई है वो आगे भी आगे चलती रहे। कल ही की बात है, वेडनेसडे नाइट को, बुधवार रात को अमेरिका में एक फेडरल रिजर्व का एक डिसीजन आने वाला था। उसमें जो क्वालिटेटिव ईजिंग वो लोग कर रहे थे वो ज़्यादा उसको टफ करने जा रहे थे, उसको निकालने जा रहे थे। उसका कल उन्होंने निर्णय दिया हुआ है कि जो धीरे धीरे वो टेपरिंग जिसको कहते हैं वो करने वाले। तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से आज भी मार्केट आनंद में है और यही रहा तो मुझे लग रहा है कि आगे भी आप मार्केट का एक तरफा दौर आगे देख सकते हैं। और आशीष जी, बहुत सारे नए एज कंपनीज आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे आईपीओज आ रहे हैं स्टार्टअप्स के, उनमें आपकी क्या राय है और आगे क्या लगता है मार्केट्स में होगा? एक तरह से नया भारत उभर के आ रहा है, नया विश्व उभर के आ रहा है। जो चीज़ 15-20 सालों में होनी थी वो 1-1.5 साल में हो गई कोविड की वजह से, कि जो टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाकर, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो कई कंपनियां नए बिजनेस मॉडल्स लेके आ रही है, उसमें से कईयों को इच्छा थी कि वो भारत में न लिस्ट करके बाहर लिस्ट करे। वो आज भारत में लिस्ट इसलिए भी कर रही है कि भारत का आज निवेशक उसमें भी इंटरेस्ट ले रहा है। उसमें कई कंपनियां जो है लॉस मेकिंग भी है, कई कंपनियां आगे जाकर प्रॉफिट भी बनाएगी। एक शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि जो भारत को आगे विश्व में अपना नाम कमाना है, विश्व में एक महासत्ता के रूप में उभर के आना है, तो नई टेक्नोलॉजीज़ को एक तरह से अपनाना पड़ेगा, उसमें नए बिजनेस मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। और भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है विश्व की लगभग 5वें भाग की है। तो मुझे लग रहा है कि हम अपने आप में एक बड़ी महासत्ता है, बड़ी महाशक्ति है, और अपने नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजीज़ में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐसी कई चीज़ों में हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक शुरुआत अच्छी हुई है और जो भी धन बनेगा, आगे जो वेल्थ बनेगी, वो मुझे लग रहा है कि भारत में भी रहेगी। पहले 5 साल पहले जब स्टैंड अप इंडिया शुरू हुआ था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इतने नए स्टार्टअप आएंगे। बट मुझे लग रहा है कि एक तरह से भारत का भी अच्छा दौर आया है कि अपने जो युवा धन है वो नए बिजनेस मॉडल लेकर के, नए बिजनेस खड़ा करके आज भारत में लिस्ट करने आ रहा है। नए टेक्नोलॉजी की बात हो गई, नई युवा की बात हो गई, अब नए इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, तो इनके लिए आप क्या सलाह रखेंगे? नए इन्वेस्टर्स बहुत आए हैं। पिछले साल में जब हम कोविड शुरू हुआ था तभी करीब हमारे पास 5 करोड़ से भी अधिक इन्वेस्टर अकाउंट्स थे। आज लगभग 8.5 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर अकाउंट्स हो गए। तो स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा नए निवेशक भारत में आए और डिब्रूगढ़, जोरहाट, लक्षद्वीप, श्रीनगर, सब जगह से नए निवेशक आए और उन्होंने कमाया भी बहुत है। तो मेरा एक दरख्वास्त रहेगा, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि क्योंकि पैसे आपके हैं, आपको उसके लिए उसको बढ़ाना है, नहीं कि घटाना है। तो आपको टिप्स पे ध्यान नहीं देना है, व्हाट्सएप पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि घर में हम जब टीवी भी खरीदते हैं, फ्रिज भी खरीदते हैं, तो बहुत अभ्यास करते हैं, बहुत कंपैरिजन करते हैं, लोगों को पूछते हैं, उसके बाद ही हम वो टीवी या फ्रिज खरीदते हैं। लेकिन उससे 10 गुना 50 गुना धन हम टिप्स के माध्यम से रोक देते हैं, या सुबह खरीदते हैं शाम को बेच देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सुबह खरीदने के और शाम को बेचना, उसको निवेश नहीं कहते हैं, उसको स्पेक्यूलेशन करते हैं। वो जो है उससे बचिए। जब आप निवेश करते हो 3 साल 5 साल की अवधि के लिए करिए, अभ्यास करके करिए। और डेरिवेटिव्स में आप को ज़्यादा मालूम नहीं है तो आप उसमें पार्टिसिपेट मत करिए, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा जाने का खतरा होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक तरह से कॉशियस रहने का एक समय आ गया है और मेरी सभी निवेशकों की दरखास्त है कि थोड़ा अपने आप को एक तरह से अभ्यास करने में लगाइए और उसके बाद ही निवेश करिए।
जी बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पे ओवरऑल समराइज कर दिए हैं कि ओवरऑल मार्केट्स का क्या व्यू रहेगा, और जो है आपके जो जितने भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी जो है वार्निंग साइन दिए हैं, और ओवरऑल जो स्टडी करने के लिए बोले हैं पूरे मार्केट्स को, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस रहेगा। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, आप हम लोग ईटी नाउ स्वदेश से बात की और आपने हमें समय दिया।